हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियोवाला। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो इसमें बॉडी फ्लूइड यूनिट में हम एरिथ्रोपोइसिस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस में हम कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट में हमारा सबसे पहले आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन, ओके। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस हम दो जगह पर पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे फीटल लाइफ में, सेकंड पढ़ेंगे न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स में। कैसे हो रहा है ये बताना है हमको। ठीक है, इन फीटल लाइफ एंड इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स में कैसे हो रहा है, मतलब साइट क्या है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। कौन कौन से फैक्टर्स है जो एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो ये हमारा कंटेंट है। हमारी हेडिंग होने वाली है डेफिनेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। सेकंड आएगा हमारा साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, जिसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा होगा इन फीटल लाइफ और सेकंड आएगा इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। फिर आएगा हमारा प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस और लास्ट हमारी हेडिंग होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या होगी एरिथ्रोपोइसिस की। तो एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, ठीक है, वो ओरिजिन होगा उसका, ठीक है, ओरिजिन हो गया, अब डेवलप होगी। पहले छोटा था फिर डेवलप होगा, तो ओरिजिन फिर डेवलपमेंट और उसके बाद वो मेच्योर होगी। तो ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड देन मेच्योरेशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन, फिर अगेन ओरिजिन, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। Process of origin, development and maturation of erythrocyte is called erythropoiesis, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है साइट ऑफ erythropoiesis। साइट ऑफ erythropoiesis, ठीक है। साइट ऑफ erythropoiesis हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हम दो जगह पर पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे इन फीटल लाइफ, सेकंड हम पढ़ेंगे इन न्यूबॉर्न बेबीज, एडल्ट्स, चिल्ड्रंस, ठीक है, उनमें पढ़ना है। तो पहले हम बताएंगे फीटल लाइफ के बारे में। तो फीटल लाइफ में जो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस वो कैसे हो रही है। तो जो फीटल लाइफ होती है, इसमें एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज तीन स्टेजेस में आकर होती है, ठीक है, अकर्स इन थ्री स्टेजेस, अकर्स इन अकर्स इन थ्री स्टेजेस, ठीक है। इसमें पहली कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वन इज मेसोब्लास्टिक स्टेज,
तो इन फीटल लाइफ में जो एथेरोपोइसिस की प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में आकर होती है। पहली होती है मेसोब्लास्टिक स्टेज, सेकंड होती है हिपेटिक स्टेज और थर्ड हो जाएगी हमारी माइलोइड स्टेज। ठीक है, बात करेंगे मेसोब्लास्टिक स्टेज के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जो इंट्रायूटेरल लाइफ के स्टार्टिंग के 2 मंथ्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ्स जो एथेरोपोइसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसमें बनता है जो हमारा योग से होता है उसके मेसेनकाइम में, मेसेनकाइम में। ठीक है, मेसोब्लास्टिक स्टेज में क्या होगा, मेसोब्लास्टिक से याद रखना, मेसो से मेसेनकाइम। ठीक है, मेसेनकाइम किसका, योगसेक का। मेसोब्लास्टिक स्टेज में मेसेनकाइम के सॉरी योगसेक के मेसेनकाइम में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। सेकंड आता है हमारा हिपेटिक स्टेज। तो जो स्टार्टिंग के 2 मंथ है तो वो मेसोब्लास्टिक स्टेज, इसके बाद की जो 3rd मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम 3rd मंथ, फ्रॉम 3rd मंथ जो प्रोसेस ऑफ एथेरोपोइसिस है वो किस में होने लग जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारा लिवर, स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन्स। मतलब स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन तो इंक्लूड होते हैं, मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं कि हाँ हम भी कर रहे हैं, बट जो मेन फंक्शन है वो कौन करता है, लिवर। तो मेनली कौन करता है, लिवर, बट हमारा स्प्लीन एंड लिम्फोइड जो है, लिम्फोइड ऑर्गन्स वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा माइलोइड स्टेज। तो अब जो लास्ट के 3 मंथ्स है, पहले में क्या था, पहले के 2 मंथ, फिर मेसोब्लास्टिक स्टेज और सॉरी हिपेटिक स्टेज में क्या था 3rd मंथ से, और जो माइलोइड स्टेज में लास्ट के 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ। ठीक है, लास्ट 3 मंथ में कहाँ पर मिलता है, तो आ जाता है हमारा बोन मेरो एंड लीवर में। ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, इन फीटल लाइफ एथेरोपोइसिस की साइट। अब हम इससे पढ़ेंगे जो एथेरोपोइसिस की साइट है वो इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, इनमें कैसे हो रहा है। ठीक है, इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, इनमें ऐसा हो रहा है। तो इसमें हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा आएगा अप टू 20 एज, ठीक है, सेकंड आएगा 20 एज के बाद। तो पहले बात करेंगे हम अप टू 20 एज। जो अप टू 20, जो 20 साल तक के बच्चे हैं या जो भी मतलब है बेबीज, उनमें कहाँ पर होता है, तो जो एथेरोपोइसिस की प्रोसेस हो रही है वो लॉन्ग बोन्स में, मतलब सारी बोन्स में हो रही है। ठीक है, ऑल बोन्स occurs in all bones, all bones, that is long and flat bones। अप टू 20 में क्या हो रहा है कि सारी बोन्स में आकर हो रहा है, वो लॉन्ग और फ्लैट बोन दोनों हो सकती है। ठीक है, इनके बोन मेरो में हो रहा है। सेकंड बात करते हैं हम इसमें आगे, सेकंड कैटेगरी हम करेंगे आफ्टर 20 एज। तो इसमें क्या होता है कि सारी मेम्ब्रेनस बोन्स, ठीक है, उनमें एथेरोपोइसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऑल मेम्ब्रेनस बोन, ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन कौन सी हो सकती है, लाइक
आफ्टर 20 एज क्या होता है, जो सारी मेम्ब्रेनस बोन्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारी वर्टिब्री हो गई, स्टर्नम हो गई, स्कैपुला हो गई, ठीक है, और जो भी मतलब और भी काफ़ी सारी बोन्स होती हैं, लगभग सारी बोन्स को ही हम मेम्ब्रेनस बोन बोलते हैं, ठीक है, स्कल वगैरह को भी हम बोलते हैं। तो उनमें इथोपोसिस स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 20 एज, और जो एंड होते हैं हमारे लॉन्ग बोन्स के, उनमें होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइट ऑफ इथ्रोपोसिस। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स के अंदर हम 2 टाइप की सेल्स पढ़ेंगे, पहली पढ़ेंगे स्टेम सेल्स, सेकंड पढ़ेंगे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड हेडिंग आएगी चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, कि इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा हमारा स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के अंदर कर। तो प्रोसेस, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे स्टेम सेल, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे चेंजेस, ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा स्टेजेस। थर्ड पॉइंट इज स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस क्या क्या है। अब हम बात करेंगे पहले स्टेम सेल्स के बारे में। तो स्टेम सेल्स पहले हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स, सेकेंड आ जाएगी इसमें पहले बताएंगे हम स्टेम सेल्स, फिर हम बताएंगे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होती है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को मतलब सेल्फ रिन्यूअल कर सके, ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल के लिए कैपेबल होती है वो, और डिफरेंशिएट करने की उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो एक स्पेसिफिक सेल में खुद को डिफरेंशिएट कर लेती है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेम सेल। सेकेंड आता है हमारा हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वो सेल्स होती है जो कि हमारे बोन मेरो में पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स होती है और हमारे बोन मेरो में पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि स्टेम सेल्स से आगे इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी कैसे बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हेमेटोपोइटिक सेल्स होती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती है, वो बोन मेरो में पहले से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अनकमिटेड, ठीक है। तो स्टेम सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थी पहले से, स्टेम सेल्स पहले से बोन मेरो में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इस सेल को हमने क्या बोला, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स किसको बोला हमने, जो स्टेम सेल्स बोन मेरो में पहले से प्रेजेंट थी उसको बोला, ठीक है। अब हमको इससे क्या करना है, आरबीसी बनाना है, एरिथ्रोसाइट बनाना है, ठीक है। तो पहले अनकमिटेड को हम कमिटेड करेंगे, क्लियर। पहले होगी अनकमिटेड, ये बन जाएगी अनकमिटेड, क्या बन गई, यहां से अपन ने अन हटा दिया तो कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये एजिटी आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं PHSC, ठीक है, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो पहले हमारे पास अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी, उसको हमने कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया, मतलब आगे नेक्स्ट स्टेज में वो बनी। इसके बाद अब जो कमिटेड था ये 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। पहले हमारा इस साइड आ जाएगा एक, और एक साइड चली जाएगी हमारी इधर,
ठीक है, तो इस साइड कौन सी आ जाएगी हमारी, लिम्फोइड, ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ठीक है, और इस साइड आ जाएगी हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इस साइड आ गया हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल्स, इस साइड आ गया कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब जो लिम्फोइड है इससे क्या बनेगा, इससे दो सेल्स बनेगी, फाइनली बन जाएगी अब सेल्स। तो इससे हमारी पहली बन जाएगी, नाम सुन के क्लियर लग रहा होगा कि इससे बनेगी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये लिम्फोइड है, ठीक है। तो पहला बन गया हमारा लिम्फोसाइट। अब सेकेंड इससे बन जाएगी NK, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अब आते हैं हम कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट पे, ये डिवाइड करेगा 3 में, ठीक है। तो इससे पहले पार्ट बनेगा हमारा C फॉर कॉलोनी, F स्टैंड फॉर फॉर्मिंग एंड U फॉर यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये पहला आ जाएगा यहाँ पर E फॉर इरिथ्रोसाइट्स, E स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड आ जाएगा CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट G और M, ठीक है। G स्टैंड्स फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स एंड M फॉर मोनोसाइट्स। नेक्स्ट इसमें लास्ट आएगा, इनको हम मिला देते हैं सबको, ठीक है। तो जो थर्ड वाला आएगा वो आएगा हमारा CFUM, ठीक है, CFUM। M स्टैंड फॉर मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट से क्या बनाएगी, प्लेटलेट्स। तो हमारा जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट था ये 3 सेल्स में डिवाइड हुआ, मतलब 3 पार्ट में, जिसने इसे 3 कॉलोनियां बनी। पहली कॉलोनी बनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनी एरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड बनी CFU मींस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, G फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स एंड M स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट्स। फिर CFU M आया, M स्टैंड फॉर मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट से क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा P स्टैंड फॉर प्लेटलेट्स, ठीक है, P फॉर प्लेटलेट्स। इसके बाद जो ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स था तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, इससे एक बन जाएगा M फॉर मोनोसाइट्स, ठीक है। और जो ग्रेन्युलोसाइट है तो ग्रेन्युलोसाइट में हम बस 3 ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास बेसोफिल, ठीक है, कॉमा, एक होता है हमारे पास न्यूट्रोफिल, ठीक है, और एक होता है इओसिनोफिल्स, ठीक है, BNE, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल्स। ये हो गया हमारा ग्रेन्युलोसाइट, और M फॉर मोनोसाइट्स, क्लियर। अब आते हैं हम CFUE, E फॉर इरिथ्रोसाइट, तो E से R आ जाएगा, दैट इज रेड ब्लड सेल, RBC। तो ये हमारा हो गया स्टेम सेल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग थी जो कि था चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड हेडिंग, ठीक है। सेकेंड हेडिंग कौन सी थी हमारी, चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, ये हमारी थी सेकेंड हेडिंग। तो इसमें हमको क्या बताना है कि हमारी जो CFU, मतलब यहीं पे लिख लें, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, जो हमारे पास ये था, तो यहाँ से जो हमारे पास बना दैट इज RBC, तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए तब जाके RBC बना, ठीक है। CFU इरिथ्रोसाइट जो था
इसमें क्या क्या चेंजेस होते गए, तो हमारे पास आरबीसी आ गई, तो हमको ये चीजें बताना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल, रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल, सेल के साइज में रिडक्शन होना। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा डिसअपीयरेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, कौन, डिसअपीयरेंस। ठीक है, डिसअपीयरेंस, किसका डिसअपीयरेंस हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस का। आरबीसी में मतलब जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। पता होगा ना, इतना तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं आता है। ठीक है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब हमने एक चीज को डिसअपीयर करा है तो दूसरी अपीयर होगी, कौन अपीयर होगा। ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, पता है हमको। तो न्यूक्लियस का डिसअपीयरेंस हुआ तो हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस हो जाएगा। तो अपीयरेंस ऑफ HB। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है चेंजेस इन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। दैट इज चेंजेस इन प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, सॉरी। चेंजेस इन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको आप साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, मैं साइटोप्लाज्म बोलता हूँ। ठीक है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब हमारी थर्ड हेडिंग आएगी जो थी स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो हमारी थर्ड हेडिंग आ जाएगी स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, हमको स्टेजेस बताना है। अब तो बेसिकली हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है इसमें 6 स्टेजेस होती है हमारे पास। ठीक है, CFUE से मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट थी उससे नीचे आएंगे हम, तो हमारे 6 स्टेजेस आएगी जिससे आरबीसी बनता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास आएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ये हमारा पहला स्टेज होगा। इसके बाद जो हमारी सेल है वो किस में कन्वर्ट होगी, प्रो के बाद आ जाएगा हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे नॉर्मोब्लास्ट है ना। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद हमारा जो सेल है वो बन जाएगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब अर्ली के बाद इंटरमीडिएट और फिर लेट, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरमीडिएट। MEDIATE। ठीक है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। फोर्थ आ जाएगा हमारा साइड जो है स्टेज वो हो जाएगा हमारा लेट। ठीक है, पहले प्रो हो गया, सेकंड आ गया अर्ली, अर्ली के बाद लास्ट फोर्थ आएगा लेट, उनके बीच में आ जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट, सॉरी नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट। फिर हमारा फिफ्थ जो आता है, 5वीं जो स्टेज आएगी वो रहती है रेटिक्यूलोसाइट।
रेटिक्यूलोसाइट। और जो सिक्स्थ आता है हमारा वो होता है मैच्योर आरबीसी, MATURED, मैच्योर, RD मत लगाओ, रहने दो, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, ये हो गई 6 स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लें। चलो लिखते हैं फ्लो चार्ट के फ्लो में, थोड़ा देख लो। हमारे पास सबसे पहले थी प्लूरिपोटेंट ठीक है, हमारे पास थी प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, ये थी हमारे पास, है ना, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। इससे हमने क्या बनाया, कमिटेड बना था, याद है? पहले हमारे पास अनकमिटेड था, फिर कमिटेड बना था, फिर कमिटेड के बाद हमने डिवाइड करा था, एक साइड लिम्फोइड बना था हमारा, एक साइड हमारा ब्लास्टोसिस्ट बने थे। ठीक है, तो इससे हम बनाते हैं पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये बन गया। अब इससे क्या होगा, यहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे हमारे पास, उससे बना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ से फिर बनेगा हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद हमारा बन जाएगा यहाँ से ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद बन जाएगा क्या, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इससे बन जाएगा लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट से बन जाएगा हमारा रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से बन जाएगा आरबीसी। ठीक, खत्म। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेज कवर हो गई है। अब हमारा जो स्टार्टिंग मतलब जब फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था तब पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि हम स्टेजेस पढ़ेंगे और प्रोसेस पढ़ेंगे। इसके बाद बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। तब हम उसी फोर्थ पॉइंट पे आएंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या थे। ठीक है, अब आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पे। ठीक है, हाँ यहाँ लिख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम 3 फैक्टर पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा स्टिमुलेटिंग फैक्टर, के कौन से फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। सेकंड आएगा हमारा मैच्योरेशन फैक्टर, के आरबीसी को कौन कौन मैच्योर कर रहे हैं। और थर्ड आएगा कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं या इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वो बताना है हमको। तो 3 चीजें बताएंगे हम। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा MATURATION, ठीक है, मैच्योरेशन फैक्टर। थर्ड आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ HB। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर, मतलब कैसे अफेक्ट हो रहा है, वो बताना है हमको। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हाइपोक्सिया बता सकते हैं कि जब हाइपोक्सिया की कंडीशन मतलब बनेगी तो उस टाइम पे जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, पता है ना। तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा तो उसको तो हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं ना। आरबीसी का प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो हाइपोक्सिक कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला जो हो गया हाइपोक्सिया। सेकेंड आ जाएगा हमारा इसमें पॉइंट हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। थर्ड आ जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर थे वो ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड मैच्योरेशन फैक्टर। मैच्योरेशन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, इसको हम यहीं से एरो बना के लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन फैक्टर कौन सा है, इस साइड इसको सेट कर देते हैं। मैच्योरेशन फैक्टर में बेसिकली हमें विटामिन आ जाएंगे, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 रहेगा। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर आ जाएगा इसमें, इंट्रिंसिक कॉपर और विटामिन्स, ठीक है। तो ये होगा हमारे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक था या लेक्चर या चैप्टर, तुम जो भी समझो वो कंप्लीट होता है, ठीक है। वैसे तो चैप्टर ही है, तो इरिथ्रोपोइसिस जो चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।